सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे देवसांग प्लेन या मैदान के संदर्भ में। देखेंगे देवसांग प्लेन कहां पर है, इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे इस्लामिक स्टेट के संदर्भ में और देखेंगे कि आखिर इस्लामिक स्टेट इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देवसांग मैदान के विषय में। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रहा है, इसको देखिए। इसमें लद्दाख वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, इसी में दौलत बिग ओल्डी एक पॉइंट बना हुआ दिखाई दे रहा है। उससे थोड़ा सा अगर दक्षिण की ओर आएंगे तो लेह दिखाई देगा, स्योक दिखाई देगा, दारबुक दिखाई देगा और यहीं अगर आप पूरब में देखेंगे तो चाइना लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद और एक इमेज देख लीजिए। ये देखिए, इसमें भी वही दौलत बिग ओल्डी लिखा क्षेत्र दिखाई दे रहा है और दक्षिण की ओर जब आएंगे तो आपको स्योक लिखा दिखाई देगा, दारबुक लिखा दिखाई देगा, लेह लिखा दिखाई देगा, चुसुल वाला एरिया दिखाई देगा, पैगोंगसो लेक दिखाई देगा और यहीं पास में आपको एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिखाई देगी। यहीं पर अक्साई चीन दिखाई देगा। कुल मिलाकर यही तो वह एरिया है जहां पर कई महीने से भारतीय और चीन की सेना एक दूसरे के आमने सामने है और यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि चीनी सेना हमारे भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रही। इन सभी कारणों की वजह से ये जो पूरा जो क्षेत्र है, इसमें कई बार तनाव भी बढ़ चुका है, संघर्ष की भी कंडीशन आ चुकी है। तो इसी से जुड़ा हुआ है हमारा टॉपिक। भारत द्वारा दौलत बिग ओल्डी में न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व के सबसे ऊंचे हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और यह एलएसी से अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर। कौन सा? दौलत बिग ओल्डी जो मैंने आपको क्षेत्र लिखा है। यह भारत का वह सामरिक क्षेत्र है जहां भारत हवाई माध्यम से सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो भी आवश्यक सामान है उनकी आपूर्ति कर सकता है। अर्थात अगर हमको लगता है कि दक्षिण भारत से कोई हमें सैन्य सामान पहुंचाना है एलएसी के पास, तो हम कहां तक ले जाएंगे? उसको दौलत बेग ओल्डी तक लाएंगे और दौलत बेग ओल्डी तक हम बाई एयर हम आ सकते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर एयर स्ट्रिप बना रखा है। और यह जो एयर स्ट्रिप है, इसका महत्व ये है कि जब तक ये हमारे पास है और जब तक हम इसकी सुरक्षा कर पाते हैं, तो ये समझिए हमारे पास इतना ज़्यादा चीन पर नियंत्रण हम रख सकते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस वजह से ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी वाला जो क्षेत्र है, ये सर्वाधिक ऊंचाई वाले जो सैन्य अड्डे होते हैं उसके अंतर्गत आता है और यहाँ से न सिर्फ हमला करना बल्कि जो हमारा एलएसी का पूरा एरिया है वहाँ पर सामान पहुँचाना भी काफ़ी आसान होता है। कुल मिलाकर दौलत बेग ओल्डी वाला जो क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने दौलत बेग ओल्डी को एक सड़क के माध्यम से जोड़ रखा है जो कि दक्षिण की ओर आती है। इसका नाम है दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क मार्ग, जिसको डीएसडीबीओ के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हमने आपको दौलत बेग ओल्डी भी दिखाया था और दारबुक स्योक भी दिखाया था। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, एक सड़क के माध्यम से भारत ने इसको जोड़ा है। इस सड़क की लंबाई लगभग 225 किलोमीटर है और ये एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समानांतर लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर विकसित की गई।
यह सड़क जो है कि लेह को कराकोरम दर्रे से जोड़ती है तथा चीन के सिंजियांग प्रांत से लद्दाख को क्या करती है, अलग करती है। दौलत बेग ओल्डी से दक्षिण की ओर जब हम आएंगे तो कुछ हमें भारतीय पोस्ट मिलेंगे। इसमें एक पोस्ट दिखाई देगा डेप्सांग पोस्ट, दूसरा गलवान घाटी क्षेत्र, तीसरा गोगरा पोस्ट, चौथा पैगोंगसो झील वाला क्षेत्र। तो अब देखिए, मैंने कहा कि दौलत बेग से दक्षिण की ओर आएंगे तो कौन से चार मिल रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, डेप्सांग पोस्ट, गलवान घाटी क्षेत्र और गोगरा पोस्ट और पैगोंगसो झील। लगभग एक माह पहले सूचना आई थी कि चीन के सैनिक न सिर्फ भारतीय डेप्सांग मैदान में प्रवेश कर रहे हैं बल्कि यहां पर तेजी से दो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। और यह सड़कें एलएसी की ओर बढ़ाई जा रही हैं, भारत की एलएसी की ओर बढ़ाई जा रही हैं। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि चीन की सेना भारतीय क्षेत्र में प्रवेश आसानी से कर सके। ये चीन की मंशा थी। कई मीडिया सूत्रों ने इस समय की जानकारी यह दी है कि चीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध सामग्री भी एकत्रित कर रहा, लेकिन यहाँ पर जो डेप्सांग प्लेन है इस वजह से चर्चा में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि चीन ने क्या किया है, बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात कर दी। कुछ और है, हाल ही में भारत और चीन के मध्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण डेप्सांग मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक मेजर जनरल स्तर की वार्ता संपन्न हुई। यह जो वार्ता थी दौलत बेग ओल्डी वाला क्षेत्र वहां पर आयोजित की गई थी। और इसमें दोनों जो देशों के दावे हैं डेप्सांग मैदान को लेकर, इस पर चर्चा की गई। और डेप्सांग प्लेन या मैदान वाले क्षेत्र में जो चीनी गश्त होता है, चीन की सेना का गश्त होता है, उसको रोकने पर बात की गई। गलवान घाटी के बाद जो गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद ये पहली उच्च स्तरीय जो है कि बैठक थी। और इसमें भारत ने कहा कि जो चीन के सैनिक भारतीय डेप्सांग प्लेन में घुस आ रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। भारत ने कहा यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डेप्सांग मैदान के सामरिक महत्व के बावजूद अब तक आयोजित वार्ताओं का जो क्रम रहा है, हमने अर्थात जो डेप्सांग जो प्लेन वाला क्षेत्र है, मैदान वाला क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चीन इस पर बातचीत करने से भी कतराता है। उसका पूरा कहना है कि वो पूरा जो डेप्सांग वाला क्षेत्र है वह उसका भाग है, इसलिए वह उस पर बात भी नहीं करता था। इसी के कारण अभी तक जो हमने चर्चाएं की चीन के साथ, उसमें गलवान घाटी पर हमने बात की, गोगरा पोस्ट पर बात की, पैगोंगसो झील के फिंगर एरिया पर जो गतिरोध बना होता उस पर बात की। लेकिन चीन ने जो है कि क्या किया, डेप्सांग प्लेन वाले एरिया पर बात नहीं किया। दरअसल वर्तमान समय में डेप्सांग क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीन की सेना की उपस्थिति है और इसे बल्ज कहा जाता है। बल्ज का मतलब होता है एक स्थान पर बहुत बड़ी सैनिकों की उपस्थिति का होना। तो यहाँ पर डेप्सांग जो प्लेन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं, उसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। यहाँ चीनी सेना द्वारा भारतीय सैन्य टुकड़ियों को गश्त करने से रोका जा रहा है। अर्थात जब भारतीय सेना अपने डेप्सांग प्लेन वाले क्षेत्र में गश्त कर रही है तो भी क्या किया जा रहा है, चीन के द्वारा रोका जा रहा है। डेप्सांग जो है एलएसी के उन क्षेत्रों में से है जहां टैंक युद्धाभ्यास किया जा सकता है संभव। अर्थात जैसा कि आपको इसका शब्द से ही लग रहा है, डेप्सांग प्लेन अर्थात मैदान, मैदान का मतलब होता है थोड़ा समतल एरिया। बाकी एरिया तो देखेंगे तो जो है कि पहाड़ है, ऊंचे नीचे ढाल वाले क्षेत्र हैं, झील वाले क्षेत्र हैं, लेकिन यह एक मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चीन इसके महत्व को समझ चुका है और यहाँ पर टैंक भी लगाए जा सकते हैं, टैंक मूव भी कर सकते हैं। इसी के कारण यहाँ पर क्या कर रहा है, चीन भारतीय सैनिकों को अपने ही क्षेत्रों में गश्त करने से रोक रहा है। डेप्सांग मैदान के विषय में मैं आपको बता दूं कि 1962 में भारत चीन का जब युद्ध हुआ था, उस दौरान चीन के सैनिकों ने इस मैदान पर कब्जा कर लिया था। बाद में हालांकि उन्होंने खाली कर दिया, लेकिन वर्ष 2013 में भी इस क्षेत्र में लगभग जो है कि 20 किलोमीटर अंदर तक चीन के सैनिक प्रवेश कर गए थे और लगभग उस समय भी लगभग 3 सप्ताह तक गतिरोध बना था। हालांकि बाद में बातचीत हुई और उसके बाद जो है कि चीन की सेना पीछे हट गई। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो वार्ता हो रही है, सभी कुछ हो रहा, हम सैन्य तैयारियां कर रहे हैं, उधर से चीन भी सैन्य तैयारियां कर रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स का तो मानना है कि हमसे ज़्यादा तेजी से चीन वहाँ पर क्या कर रहा है, चाहे रोड हो, एयर स्ट्रिप हो, चाहे वो लद्दाख वाला क्षेत्र का पूर्वी भाग हो, या फिर जो है कि तिब्बत वाला क्षेत्र हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। पहले यह माना जा रहा था कि ठंड के मौसम में चीन यहाँ से पीछे हट जाएगा, क्योंकि जो
उसकी आर्मी है वह इतनी कैपेबल नहीं है कि वह ठंड के मौसम में बर्फबारी में भी वहाँ पर रुक सके। और यहाँ पर जब पीछे हट जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डीबियो से लेकर पैगोंग से झील तक कई स्थानों पर उसने जो स्थायी पोस्ट बना लिए हैं, उन स्थायी पोस्ट के माध्यम से चीन अभी लंबे समय तक वहां पर रुका रहेगा और वो भारतीय क्षेत्र के अतिक्रमण करने का प्रयास कर सकता है। भारत के लिए डेप्सांग जो प्लेन वाला क्षेत्र है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मैदानी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र जब तक हमारे पास कोई नहीं होगा तो हमारे लिए जो युद्ध सामग्री है, चाहे हमारे जो टैंक हों या बड़े बड़े और भी जो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम बहुत सुचारू रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत ये प्रयास कर रहा है कि उसका जो क्षेत्र है उसके पास ही रहे, लेकिन चीन की जो हरकतें हैं वो यह कह रही हैं कि वो डेप्सांग प्लेन को रखकर लेकर सही नियत नहीं रखता है, उस क्षेत्र पर वो कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। यह तो आने वाला समय भी बताएगा कि अगर जब ठंड पड़ती है तो उस ठंड के मौसम में भी यहाँ पर जो दोनों देशों की तनाव है वह तनाव जो है कि गर्मी का कारण बनती है या फिर आत्मीयता का कारण बनती है। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है कि चीन इस बार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वह पीछे नहीं हटेगा। उसको पीछे हटने के लिए हमें थोड़े से मजबूत कदम उठाने होंगे और वह मजबूत कदम यही है कि हमें भारतीय सेना को उन सभी साजो सामान से लैस करना होगा जिसकी उनकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अभी से पहले हुए जितने भी संघर्ष देखें तो उसमें हमें पता चला है कि भारतीय सेनाओं ने बहुत ही कुछ अभाव में युद्ध लड़ा, बावजूद उसके हम जीते हैं। ये भारतीय सेना का पराक्रम है। लेकिन हमारी जो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है वह क्या है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी चीन के द्वारा होने वाली जो गतिविधियां कम होने वाली थी हो सकता है वह बढ़ें, तो इसलिए थोड़ा सा किसी और जो है कि महत्व देने की आवश्यकता वहाँ पर देखी जा रही है। आई होप आप पूरे इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर और वह है इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट का जो चर्चा का केंद्र है वह इस समय एक देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक को आप देखिए, यहाँ पर मेडागास्कर के पश्चिम में देखेंगे मोजाम्बिक दिखाई देगा और मेडागास्कर और अगर मोजाम्बिक के बीच में आपको पता हो तो यहीं पर मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक धारा का आपने नाम सुना होगा। यहीं पर देखिए तंजानिया एक देश है, इसके उत्तर में मलावी है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है। दक्षिण की ओर आएंगे तो साउथ अफ्रीका दिखाई देगा और एक और छोटा सा एरिया स्वाजीलैंड का दिखाई देगा। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये आप याद रखिएगा, आपसे मैपिंग में ये पूछे जा सकते हैं। मोजाम्बिक दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। उत्तर में तंजानिया, उत्तर पश्चिम में मलावी एवं जाम्बिया है, पश्चिम में जिम्बाब्वे है, दक्षिण में स्वाजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। इस देश के पूर्व में मोजाम्बिक चैनल और मेडागास्कर का विस्तार है। 1498 तक अर्थात 1498 में पुर्तगाली खोज यात्री वास्को डी गामा द्वारा इसकी खोज की गई थी। जैसे कि आपको पता है भारत भी आया था और 1505 में इसको पुर्तगाली उपनिवेश बना दिया गया था। यहाँ की जो राजधानी है मापुतो है, राजभाषा जो है कि पुर्तगाली है और 1975 में ये देश क्या होता है, आज़ाद होता है। हाल में ये सूचना आई कि इस्लामिक स्टेट ने मोजाम्बिक के उत्तर भाग में स्थित मैसिम्बोआ दा पेरिया पर कब्जा कर लिया। एक पोर्ट वाला एरिया है और यहाँ पर इसने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। यह जो बंदरगाह है इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ तो आप देखिए ये जो कि लेक जहाँ न्यासा दिखाई दे रहा है ना, यहीं से लेक न्यासा का जो क्षेत्र है ये तो यहाँ लेक तो देखिए आप पश्चिम की ओर, लेकिन मोजाम्बिक का जो पूर्व वाला भाग है जहाँ पर न्यासा का ए बना हुआ है ना, यही जो क्षेत्र है यहीं पर एक पोर्ट है मोजाम्बिक पोर्ट, जो कि उत्तरी मोजाम्बिक पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और जिसका दूसरा नाम भी है मैसिम्बोआ दा पेरिया। यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने कब्जा कर लिया है और ये जो कब्जा कर लिया है इसके वजह से क्या हुआ है कि यह जो पूरा क्षेत्र है इस पे इस्लामिक स्टेट का कब्जा होना मतलब यह बताता है कि अब अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में भी क्या होगा, इस्लामिक स्टेट का प्रभाव बढ़ सकता है। यहाँ पर जो इन्होंने कब्जा किया है इसके समीप वाले जो क्षेत्र देखेंगे तो चूंकि आपको पता है यहाँ पर देखिए हिंद महासागर का क्षेत्र लग रहा है, तो कोस्टल एरिया जो है यहाँ पे नेचुरल गैस मिलते हैं, पेट्रोलियम मिलते हैं और यही क्या है जो है कि मोजाम्बिक की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। और इन्हीं पर क्या किया है इस्लामिक स्टेट ने
इन्होंने नियंत्रण कर लिया है। और इस तरह से इस नियंत्रण ने क्या किया है, दो चीज़ों को कंफर्म कर दिया है कि इस्लामिक स्टेट समाप्त नहीं हुआ है और उसकी जो रणनीति है वो पहले वाली है। पहले भी वही करता था कि जहाँ पर उसको ऐसे रिसोर्सेस मिलते थे, जहाँ जैसे क्रूड ऑयल हो या फिर जो है कि गैसेस हो, जिनको बेचकर वह अपने लिए क्या कर सके, धन इकट्ठा कर सके, वह उन्हीं एरिया को टारगेट करता था। और फिर से उसने क्या किया है, यहाँ पर यह किया है। जो अभी जहाँ पर यह जो क्षेत्र है जहाँ पर इसने कब्जा किया है, उस समय पूर्ववर्ती क्षेत्रों में कई तेल खनन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन पर इस्लामिक स्टेट यदि कब्जा कर लेता है तो फिर उसे नष्ट कर देता है। या जैसे मान लीजिए उसने कब्जा कर लिया और फिर मोजाम्बिक की सेना या फिर दूसरे देशों की सेना मोजाम्बिक की मदद करने के लिए पहुंचती है, यदि उसने क्या किया, यहाँ पर नुकसान पहुंचाया, जो इनके तेल खनन के एरियाज हैं, हो सकता है वहाँ पे आग लगा दे, तो काफ़ी बड़ी क्षति यहाँ पर हो सकती है। दरअसल यहाँ लगभग एक साल से कई गुटों के द्वारा यह जो पूरा पोर्ट वाला ये क्षेत्र है, इस पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा था, जिसे यहाँ के सुरक्षा गार्ड द्वारा विफल कर दिया गया। लेकिन इस बार जो हमला किया गया है वो प्लान तरीके से किया गया है और इसके वजह से इस समय वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे पोर्ट पर, उनको अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। और इस तरह से आईएसआईएस द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा किया गया है। और यह बताता है कि जो हमने सोचा था कि उसका सफाया हो चुका है, वह सफाया नहीं हुआ। मोजाम्बिक के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह पर नियंत्रण से जो सीमावर्ती जो देशों का मैंने आपको जिक्र किया, जिनके साथ वो बाउंड्री शेयर करता है, वहाँ पर भी अब इस्लामिक स्टेट के मजबूत होने का संभावना और डर बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका एवं अन्य देशों ने मोजाम्बिक से कहा है कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन मोजाम्बिक इस समय काफ़ी जो है कि अलग कंडीशन से गुजर रहा है। देखिए है क्या, वो दूसरे देशों से मदद लेता है तो ये तो ज़रूर है कि जो वहाँ पे लोग हैं, चाहे वो आईएस के लोग हैं या फिर आईएस के द्वारा जो है कि क्या किए गए हों, बनवाए गए लोग हैं, या कोई विद्रोही गुट भी हो सकते हैं। अभी तो चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है। ये कन्फर्म है कि आईएस ने क्या किया है, वहाँ के लोगों का, अर्थात इस्लामिक स्टेट ने वहाँ के लोगों का क्या किया, सहयोग लेकर इस चीज़ को अंजाम दिया। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई देश जो है कि मोजाम्बिक की मदद करता है और उस समय मोजाम्बिक का ये जो नेचुरल गैस वाला एरिया है, जो है कि कुएं हैं, अगर यहाँ पर आग लगा दी जाती है, बहुत बड़ी क्षति पहुंचा जाती है, तो मोजाम्बिक देश पहले से भी इतना मजबूत नहीं है कि वह इनको झेल सके। इसलिए मोजाम्बिक इस पर बहुत जो है कि संभल कर आगे बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा नाम सुनिए कुछ। एक है अल सबाह, एक है इस्लामिक स्टेट सोमालिया, एक है इस्लामिक वेस्ट अफ्रीका प्रोविनेंस, एक है जमात नसर अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन और एक है आईसीएएफ इस्लामिक स्टेट सेंट्रल अफ्रीका प्रोविनेंस मौजूद। अब ये जितने आपको मैंने नाम बताए ना, ये सभी क्या हैं कि या तो आतंकी संगठन है या फिर ये विद्रोही ग्रुप हैं, जो क्या करते हैं कि इस्लामिक स्टेट या अन्य दूसरे आतंकी संगठनों से अपने आप को भी मजबूत करते हैं, दूसरे को भी मदद करते हैं। जितने भी आतंकी संगठन हैं अफ्रीका में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं और इन्होंने क्या किया है, इस्लामिक स्टेट से विचारधारा और सहयोग दोनों प्राप्त किया है। अर्थात जब हम जो है कि सीरिया वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इस्लामिक स्टेट का सफाया कर रहे थे, उसी समय इस्लामिक स्टेट ने एक और चाल चली थी। उसने जो है कि अपना पूरा विस्तार जो है कि अफ्रीका में भी फैलाना प्रारंभ किया था और उसके वजह से वहाँ पे कई विद्रोही जो गुट थे वो क्या हुए, आईएस के संपर्क में अर्थात इस्लामिक स्टेट के संपर्क में आए और उसने क्या किया, उन सबों को जोड़ लिया। और जोड़ इसलिए लिया ताकि वह आगे चढ़कर कुछ बड़ा प्लान कर सके और उसी के तौर पर देखा जा रहा है कि वर्तमान घटना पर। तो जो इस्लामिक स्टेट है, इसकी जो स्थापना हुई थी जमात अल तावीद वल जिहाद के नाम से वर्ष 1999 में हुई थी और यह अलकायदा के एक गुट के रूप में काम करता रहा। लेकिन जैसे ही आपको पता है अलकायदा पर जो है कि अमेरिका ने अपनी जो है कि पंजे को मजबूत किया, तो धीरे धीरे इसने क्या किया, अपनी विचारधारा को जो है कि अलकायदा से अलग एक नए संगठन के रूप में अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया। और उसी में आप देखते हैं बस जो है कि 2010 के बाद जो अफ्रीका क्षेत्र है, जो मध्य पूर्व वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपने एक घटना सुनी होगी, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था कि जो यह अफ्रीका या भूमध्य सागर या जो गल्फ क्षेत्र में जो तानाशाह थे, वहाँ की जनता
ने कहा कि नहीं, हमें इस प्रकार के शासक नहीं चाहिए, और वह जनता क्या हुई थी, सड़कों पर उतर आई थी। इसके कारण कई देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो जब जिस समय ये अरब स्प्रिंग की घटना हो रही थी, उसी समय क्या किया इसने, इस्लामिक स्टेट ने अपनी विचारधारा और जो असंतुष्ट लोग थे, जो लड़ाके थे, जो युवा थे, उनका ब्रेन वॉश करना चालू कर दिया, और इसने धीरे धीरे करते करते इराक और सीरिया के कई क्षेत्रों पे कब्जा कर लिए। यह तेल के क्षेत्रों पे कब्जा करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, धार्मिक चंदे प्राप्त करते हैं, और देखते देखते यह इराक और सीरिया से बाहर जाके 15 से 18 देशों में इन्होंने अपना विस्तार कर लिया। इसका जो उद्देश्य होता है वह है इराक, सीरिया और अन्य देशों में इस्लामिक राज्य यानी खिलाफत राज्य का निर्माण करना। इस तरह से क्या करना चाहते हैं, जिन लोगों को भी बरगलाते हैं उनको क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि आप हम आइए धर्म के लिए लड़िए, और धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। तो इस धर्म के आधार पर युवाओं को जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं हमारे पास हथियार है, हमारे पास धन है, हमारे पास स्त्रियां हैं, अर्थात जो उनको लगता है कि जिस तरह से भी युवा इनके पास आ सकता है वो सभी प्रलोभन देकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और ये क्या करते हैं, जब इनकी संख्या बड़ी हो जाती है तो जो भी इनको तेल और गैस वाले क्षेत्र दिखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर ये क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और इसी के कारण जो है कि यह इन्होंने क्या किया था, कुछ समय पहले तक अगर देखें तो इस्लामिक स्टेट ने लगभग 80 देशों में अपनी पहुंच स्थापित कर ली थी, और युवाओं को धर्म के युद्ध के लिए लड़ने के लिए इन्होंने तैयार किया था। वर्ष 2019 के मार्च में इस्लामिक स्टेट के सीरिया के बेगुज कस्बे को जब हमने उखाड़ फेंका था, अर्थात जो कि सेना ने उसको समाप्त कर दिया था, तो यह कहा गया था कि आईएस की समाप्ति हो रही है, क्योंकि यह जो इस्लामिक स्टेट के अधीन प्रत्यक्ष कब्जे वाला अंतिम क्षेत्र था, कौन सा, सीरिया के बेगुज वाला क्षेत्र। लेकिन हाल ही में इसने क्या किया है, वह गतिविधि जो मोजाम्बिक में दोहराई है, और साथ ही साथ अफ्रीका वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जिस तरह से इसना पहले से बने हुए आतंकी संगठन है उनके साथ अपने आप को खड़ा किया है, इससे पता चल गया है कि इस्लामिक स्टेट कहीं एक क्षेत्र से भले समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी भी वह उन क्षेत्रों में जहां पे गरीबी है, जहां पे बेरोजगारी है, जहां पे धर्म के नाम पे जो है कि लोगों को अपने से जोड़ना आसान है, और सबसे बड़ी बात जहां पर भी कोई विद्रोही गुट है और उसके साथ में जो लड़ाके हैं वहां पर इसका जो वजूद है आज भी बना हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में जैसे कि आपको पहले से पता है, गरीबी है, अशिक्षा है, अलगाववाद है, धार्मिक कट्टरता है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे निर्जातीय संघर्ष हैं, छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में आपस में संघर्ष हैं, और इन्हीं में क्या कर रहा है, आईएस अपना विस्तार कर रहा है। वर्तमान जो मोजाम्बिक पोर्ट पर कब्जा करना इस्लामिक स्टेट का यह संकेत है कि वह मरा नहीं है, वह क्या है, फिर से खड़ा हो रहा है। इसीलिए सभी देशों को इस समय क्या है, मोजाम्बिक के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ इस्लामिक स्टेट के उस वजूद को समाप्त करने की ज़रूरत है जो अभी तक जिंदा है। आप एक चीज़ समझिए कि आखिर इस्लामिक स्टेट में जब यह मोजाम्बिक पोर्ट पे कब्जा किया तो आपको क्या लगता है, 1 2 20 लोगों ने कब्जा किया हुआ? इनके पास पूरी सेना है, लड़ाके हैं इनके, और साथ ही साथ उनके पास अत्याधुनिक हथियार है। तो शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट को अगर आपको समाप्त करना है तो उनके फंडिंग के सोर्स को समाप्त कीजिए। लेकिन होता यही है कि जब क्या होता है, सत्ता में, अमेरिका की सत्ता में कोई नया आता है, या फिर जो है कि कहीं दूसरी जगह सत्ता परिवर्तित होती है, तो वह अपने हिसाब से चीज़ों को डील करके जो उसकी मूल चीज़ें हैं, मूल जो कंसेप्ट है कि उसको कैसे समाप्त किया जाए, उस पर ध्यान ना देकर हम क्या करते हैं, बमबारी करते हैं। हम उनको जो है कि सैन्य ताकत के बल पे दबाने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें दबाने की ज़रूरत है उनकी उस विचारधारा, उनकी उस गलत आइडियोलॉजी को, जिससे क्या होते हैं, युवा भ्रमित होते हैं। आप सोचिए, इन्होंने 80 देशों में अपना विस्तार किया था और कई देशों के युवा वहाँ पर पहुँचकर अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास ताकत है, जिसको पश्चिमी देश और सभी देश मिलकर अभी तक तोड़ने में नाकाम रहे। तो कहीं ना कहीं हमें यह सीख लेनी होगी कि जिस हम इस्लामिक स्टेट को अभी तक समाप्त समझ रहे थे, उसकी जड़ें और उसका विस्तार अब बहुत तेजी से फैल रहा है। खास करके कोरोना के काल में जब लोगों की आय का सोर्स समाप्त हो रहा है, ऐसे में जो है कि लोगों को बरगलाना और धार्मिक रूप से कट्टर बनाना आसान हो गया है। इसलिए अब की जो रणनीति है, हमें मान के चलना होगा कि इस्लामिक स्टेट को अगर समाप्त करना है तो एक बार में नहीं करना होगा, उसके उस फील्ड पर काम करना होगा जहां से वो लोगों को लाकर युद्ध के मैदान में
खड़ा करता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।